आज 13 फरवरी 2026 को फिजिक्स का पेपर था और उस पेपर में हम देखते हैं कि कौन-कौन से आंसर सही हैं। यहाँ पर मैं बी सेट का बता रहा हूँ और आप जो है इसके अनुसार अपना करेक्शन देख सकते हैं, अपना आंसर मिला सकते हैं। तो ये 2026 कक्षा 12वीं का फिजिक्स का पेपर है जो बोर्ड का था और 13 फरवरी को हुआ है। तो चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं। मैं बी सेट का बता रहा हूँ, इसके अनुसार आप बाकी सेट भी मिला लेंगे। तो बाकी पेपर तो सरल था, थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिव सोचने समझने वाला था, पर इतना कठिन नहीं था। सारे यदि आप देखे होंगे तो मेरे एलके फिजिक्स ऐप में ये नोट्स पड़े थे, उन सारे नोट्स के अंदर का ही है और जो भी बुक में वीडियो वगैरह पढ़ाया हूँ उसमें सब थे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला है आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार होता है, तो ये नगण्य आकार का होता है, मतलब इसका सही उत्तर क्या है? शून्य। इसके बाद देखिए पृथ्वी का मानक विभव है, तो पृथ्वी का जो मानक विभव होता है वो शून्य होता है। फिर है अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्ध्य परास है। इसको कुछ लोग गलत कर सकते हो यदि अच्छे से नहीं पढ़े होगे तो, पर ये 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक होती है। ये क्वेश्चन नया था उनके लिए जो लोग परीक्षा अध्ययन या शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं, लेकिन जिन्होंने बुक से पढ़ा है उनका ये सही होगा। इसके बाद देखते हैं, यदि आपतन कोण का मान किसी तल के लिए 60 डिग्री है, तो उस तल पर परावर्तन कोण का मान होगा। तो आप जानते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये तो परावर्तन का नियम ही है। तो इसका सही उत्तर होगा 60 डिग्री। फिर देखिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो इसको भी आपने लिखा था, इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ये है 1.76 इंटू 10 रेज टू पावर 11 कूलाम पर केजी। आप इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, माइनस इसमें पावर है, इसमें प्लस है, तो प्लस वाला पावर इसका सही है। फिर है पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई होती है, तो ये होती है 1 माइक्रोमीटर। ये 10 रेज टू पावर -6 मीटर पढ़े थे, यही 1 माइक्रोमीटर कहलाती है। इस तरह से इसका विकल्प वाला आंसर है। तो कोई विशेष कठिन नहीं था, सरल ही विकल्प आया था। अब चलिए देखते हैं जो प्रश्न खाली स्थान में थे। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व माने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ही कहलाती है। तो एक खाली स्थान राशि है, इसमें भरा जाएगा सदिश राशि। फिर जल शोधक में खाली स्थान किरणों के लैंपों का उपयोग किया जाता है, तो ये है परावैगनिक किरणें। आप यूवी किरणें भी लिख सकते थे, जल के शोधन में प्रयोग की जाती हैं। फिर यहाँ प्रश्न है, एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ यादृच्छिकता है बदलता रहता है। यद्यपि सदैव तरंग संचरण की दिशा खाली स्थान रहती है, तो यहाँ पर ये दिशा लंबवत रहती है विस्थापन के। फिर है फोटॉन का विराम द्रव्यमान खाली स्थान होता है, तो फोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता है? शून्य। फिर है प्लांक नियतांक का मान खाली स्थान होता है, तो ये है 6.63। यदि 62 भी लिख दिए होंगे तब भी सही है। गुणे 10 की घात -34 जूल सेकेंड। मात्रक न लिखे होंगे तो ये ऑप्शनल है, मिल भी सकता है नंबर। तो यहाँ पर 6.62 भी है, 6.63 भी है, जो आप मान रखे होंगे वो ठीक है। और गुणे 10 की घात -34 जूल सेकेंड। इसके बाद है जर्मेनियम डायोड के लिए देहली वोल्टता का मान खाली स्थान वोल्ट होता है, इसका मान 0.3 वोल्ट होता है। वैसे इसका मान 0.2 से लेकर के 0.3 वोल्ट तक ये बदलता रहता है, इसलिए फाइनली 0.3 वोल्ट ही आपको लिखना है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें आपको बताना है कौन सत्य है कौन असत्य है। गुणता कारक तो ओमेगा आर एल अपॉन आर है, ये सत्य है। फिर है विवर्तन की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, यह कथन भी सत्य है। उपर्युक्त तापन के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त तापीय ऊर्जा दी जा सकती है, जिससे कि वो धातु से बाहर आ सकते हैं, ये असत्य है। इसके बाद गामा क्षय में निम्न ऊर्जा के फोटान उत्सर्जित होते हैं, तो यहाँ गलत हो गया, उच्च ऊर्जा का। उच्च ऊर्जा होता तब ये सही होता, मतलब ये कथन भी क्या है? असत्य है। अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर उनकी चालकता बढ़ती है, जबकि यहाँ पर घट जाती है, कम लिखा है, ये कथन भी क्या है? असत्य है। चलिए जोड़ी वाला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा-सा इसमें आप परेशान हो सकते हैं यदि आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर है विद्युत फ्लक्स
अब विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है वो वोल्ट इंटू मीटर होता है, तो इसका सही उत्तर ये है चौथा नंबर का वोल्ट इंटू मीटर। फिर है विभव प्रवणता, तो ये वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो हम इसको लिखेंगे वोल्ट और मीटर का इनवर्स, इस तरह से ये होगा। इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स की बात होती है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स है जो ये वोल्ट इंटू सेकेंड होता है। इसके बाद गतिज विद्युत वाहक बल, तो ये विद्युत वाहक बल ही है, इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। फिर है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये होता है म्यू नॉट एन आई। फिर है परिनालिका के किसी एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन टू। इस तरह से इसमें थोड़ा सा आप मिस्टेक कर सकते थे, कुछ चीज़ें इसमें नई थी, पर इतना ये इसके लिए आपको बुक की स्टडी ज़्यादा ज़रूरी थी, तो इस तरह से आपका ये जो है सही जोड़ी वाला आंसर है। चलिए अब 5वां प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में ओम का नियम लिखिए। तो ये था जे वेक्टर, ये हो गया धारा घनत्व, बराबर सिग्मा, ये हो गया विशिष्ट चालकता, और बराबर ये ई वेक्टर, ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको लिखना था जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर। ये भी नया क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। फिर ये है चुंबकशीलता का विमीय सूत्र लिखिए। तो ये है M1, 1 न लिखे तो M1 लिख सकते हैं। L1 सिंपल L भी लिख सकते हैं। T रेज़ टू पावर -2 A-2, इस तरह से इसके चुंबकशीलता का विमीय सूत्र है। ये भी पढ़ने वाले लड़कों से ही बना होगा। इसके बाद यहाँ पर ये कॉमन सा प्रश्न है, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र लिखिए। तो ये था Z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्ससी, एल और सी नीचे लिखना स्क्वायर। यदि आप एक्सएल नहीं लिखते तो यहाँ ओमेगा एल लिख सकते थे, और एक्स सी की जगह 1/ओमेगा सी भी लिखे होंगे, और ये स्क्वायर लगाए होंगे तब भी सही है। फिर है प्रकाश के अपवर्तन की घटना में उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आवृत्ति। फिर है पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? तो ये होते हैं होल, या आप विवर भी लिख दिए होंगे तब भी सही है। तो इस तरह से ये जो ऑब्जेक्टिव थे, तो मुझे लगता है कि जो लड़के अच्छे से डीपली पढ़े होंगे उनसे पूरे बने होंगे, लेकिन एक एवरेज लड़के के लिए हो सकता है कि 8-10 ऑब्जेक्टिव मिस्टेक हो गए हों, क्योंकि ये सोचने समझने वाले ऑब्जेक्टिव थे। तो इसमें देखिए 6वां प्रश्न है, लेंस की क्षमता -5d है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो आप जानते हैं क्षमता बराबर क्या होता है, 1/f, और यदि इसमें सेंटीमीटर में लेना हो तो 100/f लिख सकते हैं सेंटीमीटर में। तो f बराबर क्या हो जाएगा, 100/p हो जाएगा, मान रख देंगे। तो ये 100 लिखे, p का मान कितना है -5, भाग करेंगे तो f बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। इस तरह से फोकस दूरी आ गई। अब ये माइनस में है, तो जो माइनस होता है ये अवतल के लिए होता है, तो ये किस तरह का लेंस है, अवतल लेंस। तो ये आपको निकालना था और साथ में लिखना था अवतल लेंस। फिर देखिए ये प्रश्न भी है, ये दोनों प्रश्न आप जब न्यूमेरिकल पढ़े होंगे जो मैंने डाला था, तो उसको देख सकते थे। किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी होगी? अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच का पृथक्करण क्या होगा? तो आवर्धन क्षमता के लिए m बराबर क्या होता है, FO अपॉन FE। तो FO माने अभिदृश्यक की फोकस दूरी कितनी है, 144, और नेत्रिका की फोकस दूरी है 6। इसको भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर इसकी पृथक्करण दूरी होती है, तो दूरी के लिए L बराबर लिख सकते थे, या हिंदी से लिख सकते थे कि ये पृथक्करण दूरी FO प्लस FE होता है। तो ये हो जाएगा 144, और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर। इस तरह से यहाँ पर इसको हल करना था। अब आगे का प्रश्न देख लेते हैं। बाकी यहाँ जो 2 नंबर वाले प्रश्न थे, इधर के प्रश्न आपके सरल-सरल आए थे। थोड़ा ऑब्जेक्टिव ट्रिकी था, जिसको आपको सोच-सोच के करना था। फिर देखिए दे ब्रागली तरंग क्या है? गतिमान कण के लिए इसका सूत्र लिखिए।
तो गतिमान कण के साथ संलग्न तरंग को देब्रागली तरंग कहते हैं। इसका सूत्र क्या था? लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी यहाँ बता सकते थे। लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य, एच प्लांक कांस्टेंट, एम जो है ये कण का द्रव्यमान और वी का मतलब है कण का वेग। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखना था तो आप ऐसा लिख सकते थे के मैक्स इक्वल टू यहाँ पर एच न्यू माइनस न्यू नॉट, और यदि के मैक्स नहीं लिखना है तो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स भी यहाँ पर लिख सकते थे। इस तरह से है। फिर यहाँ पर देखिए बोर मॉडल का उपयोग करके किसी हाइड्रोजन परमाणु में एन 1 और 2 स्तरों पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परिकलित करना है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र ये था ई एन बराबर -13.6 एन स्क्वायर। तो यदि हम 1 रखेंगे तो ये तो -13.6 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, और यदि आप एन ये 2 रखेंगे तो यहाँ पर 4 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा -3.4 3 12 4 चौक 16, ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास इसका मान होगा। तो इस तरह से ये करना था। फिर 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा का मान निकालना था, तो यहाँ पर सीधे आप इन सवालों को आप देखे होंगे, पूरे सवाल आपसे बनना चाहिए था। ये E इक्वल टू एमसी स्क्वायर है। m का मान 1 ग्राम है, 1 ग्राम को यदि किलोग्राम में लिखेंगे तो 10 की घात -3 हो जाएगा। C का मतलब है 3 गुणे 10 की घात 8 का इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 की घात -3 गुणे 3 त्रिकाई 9 गुणे 10 की घात ये हो गया 16। अब ये 10 की घात 3 16 में कम हो जाएगी, तो 9 गुणे 10 की घात 13 जूल इसका क्या हो जाएगा ऊर्जा का आंसर। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, दिखाइए कि विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। तो विद्युत फ्लक्स जानते हैं फाई इक्वल टू होता है ईडीएस कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस समांतर पृष्ठ है तो थीटा का मान 90 होगा। अब कॉस 90 का मान शून्य होता है तो यहाँ पर शून्य, इस तरह से आपको सीधे करना था। फिर ये है आयतन आवेश घनत्व क्या है, इसका एसआई मात्रक देखिए। तो आयतन आवेश घनत्व को हम रो से लिखते हैं, और एकांक आयतन में ये होता है। तो एक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसका एसआई मात्रक निकालेंगे तो आवेश का हो गया कूलाम और भी का हो गया मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। इस तरह से इसका मात्रक था। फिर देखिए ओमी अनोमी प्रतिरोध क्या है। ओम के नियम का जो पालन करता है ओमी प्रतिरोध, जो ओम के नियम का पालन नहीं करता अनोमी प्रतिरोध। 2 नंबर का था, इतना ही लिख देना है। उदाहरण भी दे सकते थे, ओमी प्रतिरोध में धातुएँ हैं और अनोमी प्रतिरोध में जो अर्धचालक युक्तियाँ हैं या डायोड है, ऐसा लिख सकते थे। फिर आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इसका विमीय सूत्र लिखना था। तो बाकी प्रश्न को मैं ऐसे देख लेता हूँ। ये एम्पीयर का परिपथीय नियम है, ये भी सरल ही था। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रतिचुम्बकीय तथा अनुचुम्बकीय पदार्थ में 2 अंतर लिखना था। इसका तो टेबल ही बनवाए थे, तो इसको आप देख सकते थे। फिर विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 2 गुण, ये कॉमन क्वेश्चन है, हर बार आते रहते हैं। फिर घटती आवृत्ति के क्रम में विभिन्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों के नाम लिखना था, तो 7 तरंगें थी। आप वहाँ गामा से लेकर के और रेडियो तरंग तक लिख देते, सातों तरंगों के नाम, इस तरह से ये था। फिर बोर मॉडल के 3 अभिगृहित लिखना था, ये तो नॉर्मल है, सभी हमेशा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही रहता है, ये भी सिंपल ही था। फिर नाभिकीय बल क्या है, इसके 2 गुण लिखिए, ये भी सिंपल ही था। एन प्रकार के और पी प्रकार के अर्धचालक में कोई 3 अंतर लिखिए, तो अंतर तो लिख ही लिए होंगे, कोई ये भी डिफ़िकल्ट नहीं था। फिर देखिए अर्ध तरंग निष्टकारी का वर्णन करना था, तो इसमें सिद्धांत है, विद्युत परिपथ है, कार्यविधि है। तो एक सारा चित्र इस वगैरह बना करके पूरा काम इसमें करना था, ये अर्धकारी का हो जाएगा। फिर ये है अनुगमन वेग, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करना था, तो यहाँ पर अनुगमन वेग की परिभाषा लिखना था, और ये सिंपल सा था, धारा घनत्व में वेग और अनुगमन वेग में संबंध। इसको कर लेते, या फिर ऐसे सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल वोल्टेज में संबंध स्थापित करिए, ये भी प्रश्न था। आप यदि मैं बनाया था इम्पोर्टेंट प्रश्न 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के, तो ये सारे प्रश्न आपको मिल गए होंगे। फिर ये आया था चल कुंडली धारा मापी के सिद्धांत को परिभाषित करिए, उसका सूत्र लिखिए, इसका अधिकतम होने की शर्त लिखिए, ये वाला भी क्वेश्चन था। या फिर बायो सेवर्ट का नियम भी था जो इम्पोर्टेंट लग रहा था, उसको देख सकते थे। फिर देखिए ट्रांसफार्मर में होने वाली विभिन्न ऊर्जा हानियों को समझाना था, 4 नंबर में था। तो ऊर्जा हानि और उसको कम करने के उपाय आप लिख सकते थे। फिर था फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए, अब द्वितीय नियम की व्याख्या भी कीजिए। तो यहाँ पर आप द्वितीय नियम से उसका सूत्र निकाल देते तो उसकी व्याख्या कहला जाती। फिर देखिए क्रांतिक कोण क्या है, माध्यम के अपवर्तनांक के साथ इसका संबंध स्थापित करिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें हैं, ये क्वेश्चन 2 अलग-अलग हम पढ़े थे, दोनों क्वेश्चन को मिला करके इसमें आप लिख देते। तो इस तरह से इसका आंसर बन जाता। फिर यहाँ पर देखिए इसी का अथवा वाला प्रश्न है, उसको समझते हैं। तो ये प्रश्न है
तो चलिए ये 3 प्रश्न हैं, ये तीनों प्रश्न अलग-अलग पा भाग से आए हैं और ये 2-2 अंक में थे। तो प्रश्न है पहला वाला सारे 2 अंक वाले प्रश्नों को मिलाया गया है। जब एक वर्णीय प्रकाश को 2 माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर आपतित होता है, तब परावर्तित एवं अपवर्तित दोनों प्रकाश की आवृत्तियाँ समान होती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ तो एक तो पहला हो गया कि ऊर्जा का मान नहीं बदलता है, इसलिए आवृत्ति समान रहती है। और दूसरा जो माध्यम के कण हैं, उसी आवृत्ति से दोलन करने लगते हैं। प्रकाश की आवृत्ति से माध्यम के कण भी दोलन करने लगते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है आवृत्तियाँ समान होती हैं। फिर है जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में गति करता है, तो उसकी चाल में कमी आती है। क्या चाल में आई कमी प्रकाश की तरंगों द्वारा संचरित ऊर्जा की कमी को दर्शाता है? तो आप जानते हैं न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्ब्डा होता है। अब यहाँ पर आवृत्ति भी नहीं बदलती है और ये वेग उसका बदल जाता है, तो उस तरंग दैर्ध्य का मान भी इस तरह से बदलता है, क्योंकि इसको हमको कांस्टेंट रखना है, आवृत्ति का मान नहीं बदलता है, ऊर्जा का मान नहीं बदलता है। अब ये पूछता है क्या संचरित ऊर्जा में कमी आती है? तो ऊर्जा का संबंध तो आवृत्ति से होता है, E इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू का मान नहीं बदल रहा, आवृत्ति का मान, इसलिए ऊर्जा का मान भी नहीं बदलता। ऊर्जा में कमी नहीं आती है, केवल उसके चाल में कमी आती है। फिर है प्रकाश की तरंग अवधारणा में प्रकाश की तीव्रता का आकलन तरंग के आयाम के वर्ग से किया जाता है। वह क्या है जो प्रकाश के फोटान अवधारणा में प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण करता है? तो यहाँ पर ये है फोटानों की संख्या। ये क्या हो गया? फोटानों की संख्या। इस तरह से यहाँ पर थोड़ा-सा ये अलग क्वेश्चन आया था, लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन तो सिंपल सा था, उसको मिला कर के आप लिख सकते थे। अब ये देखिए तो सीधा अनुमान कोई भी निकाल सकता था कि उत्तर पृष्ठीय अपवर्तन सूत्र इसको हमको ज्ञात करना था। ये फ़ार्मूला या फिर संपर्क में रखे पतले लेंसों की संयुक्त फ़ोकस दूरी के लिए व्यंजक निकालना था, तो ये सरल ही था, इसको आप तो लगाए ही होंगे। फिर ये था बिंदु आवेश के कारण उसके निकट स्थित बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए, ये भी 4 अंक का, ये भी सिंपल था। फिर संधारित्रों के श्रेणी संयोजन तथा समांतर संयोजन में तुल्य धारिताओं के लिए व्यंजक, हमको श्रेणी क्रम संयोजन भी देखना था, समांतर क्रम संयोजन भी इसमें हमको देखना था। तो इस तरह से ओवरऑल जो क्वेश्चन था, पेपर था, बहुत अच्छा था। पूरे क्वेश्चन आपको इसमें करना चाहिए था। यदि पढ़ने वाले छात्र हैं तो हो सकता है उसमें 4-5 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको सोचने पर मजबूर किए हों, बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल ही थे जो परीक्षा में आते रहते थे। तो चलिए थैंक यू, अब आप केमिस्ट्री की तैयारी करिए और आपको उसके वीडियो भी मिलेंगे एलके फिजिक्स चैनल में।